बहुत लोगों का सपना होता है अमेरिका में बसने का, घूमने जाने का। ट्रम्प का वापस आना, इन व्हाट वे इट इज फेवरेबल एंड व्हाट वे इट इज नॉट फेवरेबल अकॉर्डिंग टू यू फॉर दिस एंटायर इमिग्रेशन प्रोसेस? ट्रम्प के आने के बाद जो इलीगल वहाँ पे रह रहे थे, इट इज कमिंग बैक टू इंडिया और इट इज गोइंग बैक टू वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है। एक ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ 12th से पास आउट है, उसके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट रहेंगे अगर अप्लाई करना है उसको? तो एक साल में आप काम करते हो तो आपकी स्किल्स डेवलप हो जाती है, उसके बाद आप कोई ना कोई आपको जॉब इजीली मिल जाती है। तो जॉब के बाद यू कैन कन्वर्ट इनटू H1B वीजा। वीज़ा रिजेक्शन के क्या कारण होते हैं आज के समय में, अगर आज हम 2025 में बात कर रहे हैं? अगर आपके पास वो नॉलेज है, सो यू विल हैव द कॉन्फिडेंस। इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द वीजा। ठीक है, अगर आप B1 B2 कैटेगरी में कर रहे हो तो आपका पर्पस ऑफ विजिट शुड बी वेरी क्लियर। जितना शॉर्ट स्टे रखोगे उतना अच्छा रहता है। मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ थोड़ा एवैल्यूएशन प्रोसेस अलग होता होगा। The person has to invest around 8 lakh USD. It's around 6.5 crore something Indian currency में, and you and your family get a green card over there. Okay. अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो you apply for B1 B2 वीजा, आपको 100% मिलेगा। यहाँ क्या होता है कि एजेंट बता देते कि इतने पैसे दे दो आपको वीजा मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें एक तसल्ली होती है कि यहाँ पे इंडिया में चलो पैसे दे दिए काम हो जाएगा। I have students and people from all over India. Recently pilots के लिए भी कोर्स में भेजे, where our student has got 80% of the scholarship also. Only the fuel charges they need to pay. Rest all they have been getting the scholarship. Welcome to another super special episode of the HJ Show. मैं हर्ष जोशी इस शो का होस्ट आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा ये बहुत ही खास एपिसोड है। हमारे देश में कई लोगों का सपना होता है विदेश में जाके बसने का, एंड स्पेसिफिकली उसमें एक नाम जो ज़बान पे होता है वो है मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका सेटल होना है। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट अप्लाइंग फॉर US वीज़ा। ये प्रोसेस कैसे सिंप्लीफाई हो सकती है, कैसे आसान हो सकती है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, व्हाट आर द चैलेंजेस। और आज हमारे बीच है मिस्टर मृदुल रावल, हु इज द फाउंडर ऑफ Vegas Tours and Immigration, providing services like immigration facilitation, tourism and a lot of such aspects. So sir, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है The HJ Show में। Thank you for calling. Yeah. Okay, so sir, सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, आज का हमने जो स्पेसिफिकली ये जो एपिसोड रखा हुआ है वो US के बारे में, अप्लाइंग फॉर US वीज़ा। और बहुत लोगों का सपना होता है अमेरिका में बसने का, घूमने जाने का। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कितने तरह के वीज़ा होते हैं? See, there are various type of visas. अलग अलग टाइप के वीज़ास होते हैं और लोगों को सब वीज़ास के टाइप पता ही नहीं होते। They generally go with B1 and B2 वीज़ा। यहाँ की मेंटालिटी ऐसा है कि they will go for B1 and B2. B1 B2 is just for the tourism purpose, या फिर आप विजिटर बताओ या कोई बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हो, so that is known as a B1 B2 visa. Then most commonly visa is known as a H1B visa. अभी H1B visa में क्या होता है? A company will sponsor you. कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है और वो स्पॉन्सरशिप के ऊपर आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, एंड आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल टू गेट अ ग्रीन कार्ड ऑल्सो, but it is necessary that a company should sponsor you. तो this is H1B visa is generally for advanced level, मतलब जिसने कोई हाई क्वालिफिकेशन BTech किया हुआ है, CA किया है, CS किया है, कोई एडवांस लेवल की जिसके पास डिग्री होती है, they are eligible for H1B visa. Now there is another category known as a H2B visa. People don't know about H2B visa. H2B visa is for the seasonal worker, जैसे कि फार्मर हो गए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीजनल वर्कर कैन अप्लाई फॉर दिस वन H2B visa. Then there is a L1 category. L1 category is for the multinational company जिसकी USA में ब्रांच होती है और मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उनके लिए L1 वीज़ा होता है। Then again people don't know about O1 and P1 वीज़ा, जो बहुत रेयर केस में लोगों को समझ आता है।
O1 and P1, if a student is extraordinary in art or an extraordinary in music or any sports, then they can apply for O1 and P1 visa. So O1 P1 visa is also there, and then one more is E1 and E2 visa, that is for the trader. If a person have a multinational company or a trading company or a private limited company or an LLP, not proprietor, or partnership company, then they can apply for a trading visa, that is E1 and E2 category. Means in order to expand their business, in order to open up a branch in USA. They can this one apply for E1 and E2 visa. ओके तो इतने टाइप की कैटेगरीज होती है मतलब वर्किंग प्रोफेशनल बिजनेसेस, किसी का कोई प्रोफेशन हो सकता है, जैसे आपने जिक्र किया, आई वाज शॉक्ड टू नो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह जैसे कोई क्रिएटिव एलिमेंट है किसी का, उसके लिए भी एक अलग कैटेगरी होती है, तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है. मतलब अगर if a student if he is good in the sports or if he is good in some other activity, तो उसको O1 और P1 के लिए अप्लाई करना है, then why he'll go for B1 and B2. ओके तो ये ज़रूरी है कि आपको किस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, ये जानना ज़रूरी है कि आपकी प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है. हाँ, कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको जानना ज़रूरी होता है. वो जानना बहुत ज़रूरी है. सर स्टूडेंट्स पे अगर आते हैं, स्टूडेंट्स सिंपली मैं मानता हूँ कि एक तो हो गया कि हायर एजुकेशन किया हुआ है, मास्टर्स वगैरह की डिग्री है. एक ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ 12th से पास आउट है अभी, उसके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट रहेंगे अगर अप्लाई करना है उसको? 12 के बाद he can apply for the student visa. Now there are various visas in the student visa. There is a short-term courses over there. There is a diploma program. There is a degree program. There is a short-term courses for 1 or 2 years also. So you can go for the short-term courses. That is for 2 years. आप 2 साल के वीज़ा ले लो, 2 साल का. उसके बाद OPT मिलता है, मतलब 1 years का आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो. एंड आफ्टर 1 year यू कैन बी कन्वर्टेड इनटू H1B वीज़ा. कोई स्किल आप अपने आप डेवलप कर लो, मतलब कोई स्किल बेस्ड प्रोग्राम में आप चले जाओ, नॉट फॉर स्पेसिफिक दिस वन, बट आप कोई स्किल बेस्ड प्रोग्राम में चले जाओ जो 1 year के होते हैं या फिर 2 year के होते हैं. और स्किल बेस्ड प्रोग्राम के बाद यू गेट अ OPT, दैट इज़ 1 year वर्क यू कैन डू इट ओवर दैट. तो 1 साल में आप काम करते हो तो आपको आपकी स्किल्स डेवलप हो जाती है. उसके बाद आप कोई ना कोई आपको जॉब इजीली मिल जाती है. तो जॉब के बाद यू कैन कन्वर्ट इनटू H1B वीज़ा. ओके सो सर जैसा आपने ब्रीफ किया स्टूडेंट्स के लिए, मैं मतलब ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था, जो 12th के बाद ही डिसाइड करते हैं उनको जाना, तो आपने इसके बारे में ब्रीफ किया. इन टर्म्स ऑफ द वीज़ा प्रोसेस, इमिग्रेशन प्रोसेस, वीज़ा रिजेक्शन के क्या कारण होते हैं आज के समय में? अगर आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे कैटेगरी वाइज बता सकते जो आपने कॉमन कॉजेज जो एक्सपीरियंस किए हैं, जो जिनके अगर रिजेक्ट हो जाते वीज़ा, जो आपके जानकारी में है. मैं सबसे पहले बात करूँगा रिसेंटली, आई थिंक बिफोर अ मंथ अगो आई हैड अ टॉक विथ दिस वन इमिग्रेशन पर्सन. तो उनसे मेरी बात हुई थी. ही वॉज इन डेप्यूटेड इन द कलकत्ता एंड चेन्नई. सो उनसे मेरी बात हुई थी. तो द मोस्ट कॉमन इज द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन टेल. आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. उसने मुझे बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था दैट अ पर्सन हु अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा, उसने वहाँ पे कॉलेज के लिए अप्लाई किया था और उसका इंटरव्यू था. तो द पर्सन आस्क के व्हाट्स योर फादर इज डूइंग. तो ही टेल ही इज़ अ फ्लावरिस्ट. तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन था, इफ़ ही इज़ अ फ्लावरिस्ट हाउ कैन ही अफोर्ड टू पे दिस मच फीस. वो इतनी सारी फीस कैसे पे कर सकता है? तो फिर उसके बाद वो लड़की एक्सप्लेन कर रही है दैट ही इज रिटायर्ड नाउ, ही इज रिटायर्ड. उसके बाद वो फ्लावरिस्ट है. ओके उससे पहले तो ही वॉज इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एज अ डायरेक्टर ही वॉज वर्किंग. सो बट उसने पूरा इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं दिया. तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं था. देन योर पर्पस ऑफ विजिट शुड बी वेरी क्लियर. योर होम टाई का मतलब आप इंडिया वापस क्यों आओगे, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू देम.
ठीक है, आपके रिलेटिव वहाँ पे है, यहाँ पे क्या रिलेटिव है, व्हाट आर योर फादर बिजनेस इज देयर, सो यू हैव टू शो योर होम टाई एंड योर डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर. फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इन द सेंस कि फादर का क्या है, मदर का क्या बिजनेस है. If a mother is a housewife, then father business. Are you able to join with your father business? Or means the financial document should be very clear. So हम कैटेगरी में अगर मैं क्लासीफाई करूँ, मेन रिजेक्शन का होता है, एक तो पर्पस ऑफ विजिट, देन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, यस, एंड लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जो अरेंजमेंट होता है वो नहीं होता है, एंड लास्टली दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. मतलब आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है. यू शुड बी कॉन्फिडेंस इनफ कि आप क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करने वाले हो. यू शुड बी कॉन्फिडेंस. अगर आपने वो स्पेसिफिक कोर्स लिया है तो वही कोर्स क्यों लिया, उसकी डिमांड क्या है. सो वो सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए. बंदा ऐसे ही कोर्स ले लेता क्योंकि उसने फ्रेंड ने यूएसए में वो कोर्स लिया है कंप्यूटर का, सो आई एम ऑल्सो परस्यूइंग विद द कंप्यूटर. बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि उसके बाद उसकी जॉब का क्या अपॉर्चुनिटी है, एवरीथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. अगर आपके पास वो नॉलेज है, सो यू विल हैव द कॉन्फिडेंस. इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द वीज़ा. जहाँ वीज़ा रिजेक्शन का मेन रीज़न वही है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं. If you don't have a financial documents, तो you will have the trouble. ठीक है. तो सर जैसा आपने ठीक बताया कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन तो है ही, इसके अलावा इंटरव्यू में स्पेसिफिक चीज़ बताना इन द राइट फॉर्मेट. अब जैसे आपने वो एग्जांपल लिया, दैट पर्टिकुलर गर्ल, अब उसने एक बात वैसे सही कही है लेकिन पूरी बात नहीं बताई. यस, अधूरी बात बताई. सर इन टर्म्स ऑफ अब जैसे आपने एक फैक्टर बताया इंटरव्यू को क्रैक करने का कि अब अप्रोप्रिएट हो, यू शुड बी नो, आपकी R&D होनी चाहिए पूरी तरह से, जो भी आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो. नाउ इन टर्म्स ऑफ जेनरिक पॉइंटर्स कि इंटरव्यू क्रैक हो ही जाएगा, आपके हिसाब से 3-4 पॉइंट्स जो रखने चाहिए सामने वाले को. फर्स्ट थिंग इज, वापस मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए फर्स्ट थिंग आप कौन सा कोर्स ले रहे हो. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द कोर्स, जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर द कोर्स. सेकेंडली, व्हाई यू आर सिलेक्टेड दैट स्पेसिफिक कॉलेज, क्योंकि यूएसए में कितनी 4000 कॉलेजेस आर देयर. सो व्हाई यू आर चूजिंग दैट स्पेसिफिक कॉलेज, व्हाई यू आर चूजिंग दैट स्पेसिफिक स्टेट. आप वही स्टेट में क्यों जा रहे हो, वही कॉलेज क्यों ले रहे हो. So that should be the main point. You should be aware of it. Then secondly, your father business. फादर का बिजनेस क्या कर रहा है. नाउ आई कैन जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. जैसे कि अ पर्सन कमिंग इन अ इंटरव्यू, वो बता रहा है वहाँ पे कि माई फादर इज डूइंग अ ट्रेडिंग बिजनेस. बट वहाँ जो एम्बेसी में इंटरव्यू ले रहा है उसको पता नहीं चला व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज डूइंग इट, कौन सी चीज़ का ट्रेडिंग कर रहा है. तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन दिस वन टर्म. जब आप बता रहे हो तो आपको स्पेसिफिक बताना है कि क्या बिजनेस है. जैसे कि ट्रेडिंग पर कौन सा ट्रेडिंग, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग. अलग अलग ट्रेडिंग में अलग अलग टर्नओवर्स होते हैं. तो यू हैव टू एक्सप्लेन देम व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिंग. इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ट्रेडिंग इज जस्ट एन एग्जांपल. सो आपको यू हैव टू फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. आप जो उनको बता रहे हो कि आपके फादर का ये बिजनेस है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द बिजनेस. आपको उसका नॉलेज होना चाहिए. अगर वो प्लास्टिक का बिजनेस है तो प्लास्टिक में क्या, बट प्लास्टिक, अगर मैं प्लास्टिक इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक में कितने सारे बिजनेस है. तो आपको स्पेसिफिक बताना है कि मेरे फादर ये इंडस्ट्री में है और ये इंडस्ट्री में ऐसा चीज़ होता है. अगर बच्चे को ये नहीं है तो इट क्रिएटेड लैक ऑफ डाउट कि एक्चुअली फादर का ये बिजनेस होगा कि नहीं होगा, तो उनको एक डाउट क्रिएट होता है. ठीक है. सो एंड द पर्पस ऑफ विजिट. ठीक है. अगर आप B1 B2 कैटेगरी में कर रहे हो तो आपका पर्पस ऑफ विजिट शुड बी वेरी क्लियर. कितने दिन के, जितना शॉर्ट स्टे रखोगे उतना अच्छा रहता है. ठीक है. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीज़ा, देन योर पर्पस ऑफ विजिट शुड बी वेरी क्लियर. नाउ कमिंग बैक टू दिस, जैसे आपने पॉइंटर्स बताए फॉर स्टूडेंट्स, फॉर विजिटर्स, मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है तो वहाँ थोड़ा एवैल्यूएशन प्रोसेस अलग होता होगा. वहाँ पे क्या आपके हिसाब से बेस्ट? अभी के लिए मैं बात करूँ, सो
देयर आर टू मेन पॉइंट्स, और एक ट्रम्प ने एक अच्छा काम भी किया, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ. Of course, ठीक yes, है. yes, yes. तो EB5 visa, if you heard about EB5 visa category, that is known as a business visa. The person has to invest around 8 lakh rupees USD. ठीक है, इट्स अराउंड 6.5 करोड़ समथिंग इंडियन करेंसी में. सो आपको वहाँ पे बिजनेस सेटअप करना होता है, एंड यू एंड योर फैमिली गेट अ ग्रीन कार्ड ओवर दैट. Okay. यू एंड योर फैमिली गेट अ ग्रीन कार्ड. बट EB5 वीजा में क्या होता है, यू एस्टैब्लिश अ कंपनी ओवर दैट और यू परचेस अ बिजनेस ओवर दैट. आप एक बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो, पर उसकी कंडीशन ऐसी है कि आपको 8 अमेरिकन को जॉब देना है. दैट इज द मेन कंडीशन. आपको 8 अमेरिकन शुड बी गेटिंग अ जॉब फ्रॉम योर कंपनी. आपकी कंपनी में से आपको जॉब उनको प्रोवाइड करना है. सो दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. सो देर इज अ सेकेंड पार्ट, देर इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. जैसे यहाँ होता है वैसे वहाँ अलग अलग पोर्शंस होते हैं और उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो पीपल इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं. तो प्रोजेक्ट में दे डोंट हैव टू गेट जॉब फॉर दैट वन. 8 अमेरिकन का जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया वहाँ पे नहीं होता है. तो वहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं एंड दे आर एलिजिबल टू गेट द ग्रीन कार्ड. एंड it takes around time from 6 months to 2 years. Sometime documents कम होते हैं तो 4 साल भी लग जाते हैं, but normally minimum time is 6 months and to 4 years. Up to 4 years. Up to 4 years, yeah. Okay, तो ये जो डेवलपमेंट है ये अभी रिसेंट ट्रम्प के आने के बाद हुई है या फिर पहले से इसका कुछ पैसे ये पहले से था. I think it was from 1990. Okay. 1990 से कांग्रेस ने ये वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको किया था. सो इट्स इज फ्रॉम 1990. बट यस, ट्रम्प ने गोल्ड कार्ड निकाला हुआ है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट गोल्डन कार्ड, न्यूज़पेपर में बहुत आया था अबाउट अ गोल्डन कार्ड. सो EB5 कार्ड, दिस EB5 वीजा इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द गोल्ड कार्ड. गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोच रहा है अभी. इट्स येट नॉट रिप्लेस. अभी भी है चांसेस, जिसको इन्वेस्ट करके जाना है, ग्रीन कार्ड लेना है, सो इट्स पॉसिबल फॉर EB5 वीज़ा. पर ट्रम्प ऐसा सोच रहा है कि उसको EB5 को हम गोल्ड कार्ड में कन्वर्ट कर दे. मतलब आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो एंड इट्स लाइक सिमिलर टू दैट, बट यू इन्वेस्ट इन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक स्किल और स्पेसिफिक कंपनी एंड यू गेट अ गोल्ड कार्ड. गोल्ड कार्ड में आप इन्वेस्ट कर लो एंड यू गेट अ ग्रीन कार्ड फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स. सभी फैमिली मेम्बर्स को सबका हो पाया. बट द इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू EB5 के कंपेयर में. उसका इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है. येट द एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज नॉट डिक्लेयर. सो हम एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता सकते, बट द इन्वेस्टमेंट या डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हाई. अभी वो कुछ चीज़ें उसमें फाइनलाइज नहीं हुई है. आई वॉज एक्चुअली कमिंग टू दिस टॉपिक कि अब हमने उसने यू इनिशिएटेड दिस ऑफ कोर्स, कमिंग बैक टू दिस ट्रम्प, उनका वापस आना फॉर दिस इमिग्रेशन प्रोसेस ओवरऑल. मैं चाहे उसमें स्टूडेंट की बात करूँ, मैं कोई वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा है, वो वहाँ पे जाके कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, या फिर उसकी कंपनी की ब्रांच है तो मतलब एक ट्रांसफ़र हो रहा है उसका, या फिर एक बिजनेस के तौर पे उनका वापस आना, उनकी पॉलिसीज, ट्रम्प का वापस आना, पॉलिसीज, in what way it is favorable according to you and what way it is not favorable according to you for this entire immigration process. अभी ट्रम्प के आने के बाद जो इलीगल वहाँ पे रह रहे थे, जो इलीगल पर्सन थे और whatever, वो it is coming back to India or it is going back to various countries of the world. So what is going to happen? It is going to create an empty void for that one. मतलब वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है. अभी जैसे कि होटल ले लो या सुपरमार्केट ले लो, सो फ्रॉम ऑल दैट थिंग देयर विल बी अ वैकेंसी विल बी क्रिएटिंग. वॉइड क्रिएट हो रहा है तो वो वापस फिलअप तो करना ही करना है. सो जो फिलअप करना है तो हमारे जो स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए हैं उनके लिए H1B वीज़ा में मिलना, इट विल बी वेरी ईजी फॉर देम. जो लीगली जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी होगा वीज़ा मिलना, जॉब मिलना. क्योंकि जो पढ़ रहा है, एक्चुअली काम कर रहा है, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा है, उसको जॉब नहीं मिल पा रही है इजीली, तो अभी उनको जॉब मिलना, इट विल बी वेरी ईजी फॉर देम. इट विल बी वेरी ईजी. सो दिस इज, आई थिंक इट कैन बी एन एडवांटेज. या नो डाउट
थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है, बट इट्स नॉट लाइक दैट इट्स सो स्ट्रिक्ट, मतलब सबके रिजेक्ट्स हो रहे हैं वो सब हम न्यूज़ पढ़ते, इट्स नॉट लाइक दैट। कि अगर इफ़ योर प्रोफाइल इज़ प्रॉपर, अगर आपकी प्रोफाइल बराबर है, then you can go for F1 visa. F1 is for the student visa. Student category, yes. तो you can go for F1 visa, तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो यू अप्लाई फॉर B1 B2 वीज़ा, आपको 100% मिलेगा, राइट। बट इफ़ यू डोंट हैव द लैक ऑफ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट, तब आपका रिजेक्शन हो रहा है। बट इफ़ यू हैव द डॉक्यूमेंटेशंस और एवरीथिंग इज प्रॉपर और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, तो यू आर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वीज़ा। ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है कि अभी वीज़ा नहीं मिल रहे USA के और वीज़ा नहीं मिलने वाले, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ मिथ, राइट। और जैसा आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड, आपका मोटिव, आपका पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, दैट हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट। आपका जानने का मोटिव क्या है, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली क्या करते हैं, तो एक एक चीज़ों को बहुत मतलब बारीकी से देखते हैं। अगर वो सही है, कॉन्फिडेंस है, तो वो फिर वीज़ा उसमें इजीली एक्सेसिबल हो जाता Yes. है। एक और चीज़ है, पहले के कंपैरेटिवली, आई डोंट नो, आई रेड इट समवेयर, माइट बी रॉन्ग, पहले के कंपैरेटिवली टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा इवैल्यूएशन में लग रहा है किसी को जो वीज़ा ग्रांट करते हैं। इज इट लाइक दैट, या फिर नॉर्मल प्रोसेस जैसे चलता है? नॉर्मल प्रोसेस है, Normal process. दैट इज अ इंटरव्यू। सो यू गो फॉर अ इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू में पता चल जाता है वेदर यू हैव बीन ग्रांटेड अ वीज़ा और यू आर नॉट बीन ग्रांटेड इन अ वीज़ा। यस, आपने जो टाइम का बताया ना, दैट इज़ फॉर द वीज़ा अपॉइंटमेंट। वीज़ा अपॉइंटमेंट इजीली नहीं मिल पा रही है। इट्स अराउंड 1 year it takes, or 6 months, 1 year it been taking it. So अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा कंसर्न है, बट ठीक है, अपॉइंटमेंट का ही एक कंसर्न रहता है, बाकी तो रेस्ट प्रोसेस इज द सेम। ऐसा कोई ट्रम्प ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जो आ रहे थे उसको क्लोज ही कर दिया है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। अपॉइंटमेंट मतलब पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा, मतलब अपॉइंटमेंट मिलने में प्रोसेस तो वही का वही है, बट जब जो वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए आपका कहने का मतलब है कि थोड़ा टाइम लग रहा है पहले के कंपैरेटिवली। जो स्लॉट इजीली ओपन अप हो रहे थे अपॉइंटमेंट के लिए, वो स्लॉट अभी कम ओपन अप हो रहा है, बट स्टिल दे आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट। रीशेड्यूल होती है अपॉइंटमेंट और लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाती है। मतलब इफ़ यू आर गेटिंग अपॉइंटमेंट आफ्टर 1 year, then you can reschedule that appointment. आप उसको whenever the slot get open, आप उसको reschedule कर सकते हो। So you can get your appointment rescheduled within a 2 month और couple of month में आपको वो reschedule हो जाती हो है। सकता है वो। Yes, that you can also do it. Actually लोगों को ऐसा होता है हम अपॉइंटमेंट बाहर से करवा लेते हैं। So it's not like that, you can also do it. You fix up a appointment. आप जब भी लॉग इन करते हो तो आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाती है 1 साल के बाद की। फिर whenever slot get open up, आपके पोर्टल में आपको दिखता है, you can reschedule the appointment to a specific date. आप उसमें easily reschedule कर सकते हो। Got it. Sir, one more thing, जैसे you come across so many people, case studies, तरह तरह की case studies होती है, स्टूडेंट्स की होती है, किसी को वहाँ बसना है, बिजनेस सेटल करना है, जॉब वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, we are already discussing on that. कैटेगरी वाइज मैं कहूँगा, स्पेशलाइजेशन वाइज, किस तरह के मिथ्स, मिसकंसेप्शन, लोगों को अफवाहें होती है जो आपने देखी हैं, जो आप इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे? आपको लगता है कि यार ये मतलब पता नहीं कहाँ से ये अफवाहें सुन के लोग आते हैं, जो आप स्पेसिफिकली इन US वीज़ा प्रोसेस? लोगों को लगता है H1B वीज़ा इज़ वेरी इजी, इट्स अ वेरी सिंपल, कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी को भी कोई भी स्पॉन्सर कर देगा और आपको वीज़ा मिल जाए। इट्स नॉट लाइक दैट, यू शुड हैव सम एडवांस डिग्री ओवर इट। आपके पास अगर एडवांस डिग्री है तो ही आपको वीज़ा वहाँ पे मिल सकता है। फिर जैसे कि EB5 वीज़ा की मैंने बात की, तो EB5 वीज़ा में लोगों को लगता है इफ़ आई जस्ट इन्वेस्ट आई विल बी गेटिंग द ग्रीन कार्ड ऑन अर्जेंट बेसिस। ऐसा नहीं, इट टेक्स अ टाइम। आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ता है, यू हैव टू जनरेट एंड यू हैव टू बी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वरना आपको रिटर्न नहीं मिल पाता है। आई हैव सीन अ केसेस जब लोगों ने EB5 में इन्वेस्ट किया हुआ है और उनके पैसे डूब जाते हैं, उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, आप कौन से प्रोजेक्ट में। इट्स नॉट लाइक दैट, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये 6.5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें मुझे फिक्स रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, 100% आई एम सिक्योर।
इट्स नॉट लाइक दैट, यू आर नॉट सिक्योर. आपको प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक लेना है, यू हैव टू बी वाइसली चूज द प्रोजेक्ट बिफोर इन्वेस्टिंग इट. एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना कि हमें एक तसल्ली होती है कि यहाँ पे इंडिया में चलो पैसे दे दिए काम हो जाएगा. कोई भी गवर्नमेंट का ऑफकोर्स एक प्रोसीजर होता है, बट वो समझना ज़रूरी है कि हाँ वो एक दूसरा देश है, वहाँ का एक अपना एक प्रोटोकॉल है. दिस इज अ टोटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. यहाँ क्या होता है कि एजेंट बता देते कि इतने पैसे दे दो आपको वीज़ा मिल जाएगा. हाँ ये चीज़ राइट. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू चूज द कैटेगरी. अगर आप स्टूडेंट हो तो आप F1 कैटेगरी में जा रहे हो, कौन से स्टेट में, कौन सी कॉलेज, कौन सा कोर्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू आर अ ट्रेडिंग कंपनी, यू चूज द कैटेगरी. वीज़ा तो वो लोग देने को बैठे ही है, आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, बट यू चूज द कैटेगरी. ठीक है. जैसे कि इफ़ यू आर अ ट्रेडिंग कंपनी, और इफ़ यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इफ़ यू आर अ पार्टनरशिप कंपनी, देन गो फॉर E1 E2 वीज़ा. फिर आप B1 B2 में क्यों विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो? लोग B1 B2 में ही जा रहे, जो एजेंट होता है पैसे लेके B1 B2 में डाल रहे. बट वाई यू आर गोइंग फॉर B1 B2? 80% आर द बिजनेसमैन. तो बिजनेसमैन का कंपनी होता ही है, एटलीस्ट पार्टनरशिप कंपनी इज दैट. सो आप पार्टनरशिप कंपनी की वहाँ पे ब्रांच खोलने के लिए वीज़ा रखो, E1 E2 कैटेगरी रखो. वहाँ पे स्लॉट भी कम है, आपको इजीली अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है. So you go for that E1 E2 category, no? Why you are not going for that one? People don't understand about the different categories for the visa. खुद भी रिसर्च शायद नहीं करते, और जो उनको गाइड करने वाला जो एजेंट के जरिए कर रहे हैं वहाँ से मिसगाइड हो जाते हैं. मिसगाइड हो जाता है. एंड वन मोर थिंग आई एड अप टू इट. जो ट्रम्प आने से जो एडवांटेज मुझे लग रहा है वो मैं बोलना चाहूँगा कि डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, मतलब लोग इतने सारे आप न्यूज़ में पढ़ते हो. पर मैं जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो बताना चाहूँगा कि he has started with this self-sponsor visa. Self-sponsor मतलब if you open up a company in Canada, if you open up a company in a USA, आप USA में एक कंपनी खोलते हो, and you are the director of that company, and you are doing a proper business over there for a certain period of time, then आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हो. पहले क्या था, कोई कंपनी वहाँ पे आपको स्पॉन्सर करे तो आपको H1B वीज़ा मिलता था. अभी आपकी खुद की कंपनी है, और आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हो और आपको वीज़ा मिल सकता है. यस, 18 मंथ का तो इजीली आपको वीज़ा मिल सकता है H1B कैटेगरी में. सो दैट इज आई थिंक इट्स गुड कि आप सेल्फ स्पॉन्सर करके आप वीज़ा ले सकते हो. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कंपनीज, बट द कंपनी शुड बी अ जेन्युइन कंपनी, और वहाँ पे वो प्रॉपर वर्कआउट करनी चाहिए. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट आप जैसे यू बीइंग इनटू दिस पर्टिकुलर योर कंपनी वेगस कंसल्टेंसी, थोड़ा अब अगर हमें स्टैटिस्टिक्स बताते हैं आपने कितने लोगों का कैटेगरी वाइज, मैं जानना चाहूँगा, आपने ये प्रोसेस करवाया है, कितने स्टूडेंट्स को गाइड किया है, क्या कोर्सेज आपने इनको सजेस्ट किए थे अलग अलग कैटेगरीज में, डिफरेंट केस स्टडीज, यू हैव सो मेनी केस स्टडीज, हज़ारों लोगों को आपने वो प्रोसेस करवाया, थोड़ा बता सकते हैं स्पेसिफिकली यूएस के बारे में? यस, जैसे कि आई कम टू अ कैटेगरी. जैसे कि यूएस की कॉलेजेस होती है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. Their yearly fees is around 40 lakhs or 50 lakhs around, tentatively average fees होती है. So it's an very expensive, right? अभी जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनको यूएस स्टडी करना है, सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इट. सो इन यूएसए देयर आर कम्युनिटी कॉलेजेस, गवर्नमेंट कम्युनिटी कॉलेजेस, राइट. सो हम उनको 2+2 प्रोग्राम ऑफर करते हैं. 2 years they'll go for a community colleges. मतलब the degree courses is normally for 4 years. So 2 years they'll go for the community colleges. After 2 years of completion of community colleges, 2 साल वो लोग particular specific universities में चले जाएंगे. ट्रांसफ़र हो जाएगी उनकी, क्रेडिट ट्रांसफ़र हम जिसको बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगी. So 2 साल का उनका काफ़ी पैसा बच जाता है. Nearly half of the tuition fees is left with them. उतना उनका 2 साल में मतलब 50% जितना ट्यूशन फीस उनकी बच जाएगी. एवरेज कम्युनिटी कॉलेज की फ़ीस होती है 10 लाख रुपीस अराउंड. 10 लाख जैसे और लिविंग एक्सपेंस एंड एवरीथिंग यू टोटल अप इट्स अराउंड लेस देन 20 लाख रुपीस. ठीक है. सो नॉर्मल कॉलेज की फ़ीस आप ले लो यूनिवर्सिटी से, और उसकी इट्स कॉस्ट अराउंड 40 लाख रुपीस. तो 2 साल आप है फाउंडेशन जो बोलते हैं हम, 2 years इज़ द फाउंडेशन इन यूएसए, 2 years is the final degree. So 2 साल आप कम्युनिटी कॉलेज में चले जाओ, 2 साल फिर आप
यूनिवर्सिटीज़ में चले जाओ, मतलब वो ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ इंटर ट्रांसफ़र, मतलब कम्युनिटी कॉलेज का कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र मिल जाता है, सो दैट कैन बी डन। वो इसको भी डन। एंड तो आपने जैसे स्टूडेंट्स का आपने जिक्र किया, एनी अदर, मतलब ये तो ठीक है एक कैटेगरी हो गई, इसके अलावा जैसे आपने कई बिजनेसेस वगैरह वगैरह जिनका वो वहाँ बसना चाहते हैं, सेटल होना चाहते यस हैं। यस यस यस, हमने EB-5 वीज़ास में भी बहुत सारा काम किया है। स्टूडेंट्स वीज़ा में भी वी आर वर्क आउट सो मच, मतलब हमने रिसेंटली पायलट्स के लिए भी कोर्स में भेजे, वेयर अवर स्टूडेंट हैज़ गॉट 80% ऑफ द स्कॉलरशिप ऑल्सो। ओह नाइस। ठीक है, कमर्शियल पायलट के लिए वहाँ पे गए थे, ओनली द फ्यूल चार्जेस दे नीड टू पे, रेस्ट ऑल दे हैव बीन गेटिंग द स्कॉलरशिप, क्योंकि बच्चा कैम्ब्रिज में से पढ़ा हुआ था एंड दे गॉट A and A-, उसकी प्रोफाइल ऐसे थे। सो इफ़ यू हैव अ गुड प्रोफाइल तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, यू कैन गेट अ गुड स्कॉलरशिप। एंड एज यू टोल्ड अबाउट डिफरेंट बिजनेस वीज़ा, हमने EB-5 वीज़ास में काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए, एंड देर आर सो मैनी टेस्टिमोनियल्स के वहाँ पे वो लोग सेटल डाउन हो गए। वी गिव देम अ गुड प्रोजेक्ट्स, हम आपको प्रोजेक्ट्स बताते हैं जिसमें आपको कंफर्म रिटर्न मिले, मतलब आपका पैसा यू विल बी गेटिंग बैक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको वो पैसा वापस मिलेगा। एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस वन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट थिंग, क्योंकि वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पोर्शन। गॉट इट, गॉट इट। सो एनी सच केस स्टडी वे लाइक, मतलब वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब लगी नहीं है लेकिन वहाँ ढूंढने जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ ऐसे में किसी को फैसिलिटेट किया हो अगर वैसे? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा, पर ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा होता है कि फर्स्ट दे अप्लाई फॉर द B1 B2 वीज़ा। B1 B2 इज़ द कॉन्फ्रेंस हो गई, ट्रैवल हो गया, टूरिज्म, तो उसके लिए दे अप्लाई फॉर द B1 B2 वीज़ा। B1 B2 वीज़ा में दे कैन स्टे ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ओवर दैट। ओके, 6 महीने तक 6 महीने तक रहते हैं, तो वहाँ तक वो कोई कंपनी ढूंढ लेते हैं और कंपनी जो उसको स्पॉन्सर करे, देन दैट B1 B2 कैटेगरी जो होती है वो उसमें H1B वीज़ा में कन्वर्ट हो जाती है। वन देयर इज अ स्पॉन्सर कंपनी, तो वो स्पॉन्सर कंपनी की वजह से उनका कन्वर्ट हो जाता है H1B वीज़ा में। एंड इफ़ अ कंपनी इज़ गुड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम H1B वीज़ा विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्रीन कार्ड। Got it, got it. So all the people who have applied through you for in this immigration process, तो मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ, जैसे ऑफ कोर्स क्या वो, मतलब जैसे हम जहाँ पे अभी हैं बैठे हैं अहमदाबाद, वहाँ से हैं या फिर कई जगह से लोग ऑनलाइन आपके संपर्क में आते हैं? I have students and people from all over India. ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया, एंड आप बड़ौदा ले लो या फिर राजकोट ले लो, पालनपुर ले लो, पीपल कम अक्रॉस द होल गुजरात एंड होल इंडिया। मैंने अभी रिसेंटली पूना की एक स्कूल किया था हमने, और इट वाज जस्ट फॉर दिस वन B1 B2 बच्चे जा रहे थे टूरिज्म के लिए, तो वी आवर अराउंड 40 स्टूडेंट्स गॉट द वीज़ा, and they Okay. are just going for this one travel purpose for in the May vacation for 15 days. So we are working across the India. ओके, अक्रॉस इंडिया आप वर्क हाँ, कर रहे हैं, राइट राइट राइट। सो एनीवे सर, इट वाज लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट दिस, अलग अलग तरह के वीज़ा होते हैं, और मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपका कोई स्पेसिफिक मैसेज ओवरऑल टू द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई, आप स्पेसिफिकली कुछ इसमें लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं? टू यू, ओवर टू यू। yes, don't spend a lot of money। आप एजेंट को बड़े से पैकेज में आप एजेंट को बुक करते हो, बट डोंट गिव अ लॉट ऑफ अमाउंट टू द एजेंट। इट्स नॉट द एजेंट, इट्स योर कैपेबिलिटी एंड इट्स योर कॉन्फिडेंस जिससे आपको वीज़ा मिलने वाला है। एजेंट कोई मैजिक नहीं करता है, बी क्लियर कि कोई एजेंट कोई आपको मैजिक करके नहीं देने वाला है। आपको आपकी कैटेगरी पता होनी चाहिए, आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो, क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपको वो पता होना चाहिए। यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस, यू शुड, इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस यू कैन गो फॉर द वीज़ास। ओके, राइट, मतलब रिसर्च पूरी तरह से एंड मिसगाइड होने से थोड़ा हुआ, जैसा आपने जिक्र किया। यस, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, तो फिर मार्केट में मतलब लोग पैसा ले लेते, फिर वर्क नहीं होता, H1B वीज़ा बोलते हैं, बट वो कंपनी होनी चाहिए जो आपको स्पॉन्सर करे। इफ़ यू आर गेटिंग अ स्पॉन्सरशिप
तो आपको मिलेगा वो. इट डज नॉट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एक्चुअली. बेसिकली उतना कोई कॉस्ट H1B वीज़ा में नहीं. इफ़ यू हैव अ स्किल यू कैन अप्लाई फॉर H1B वीज़ा एंड इफ़ यू गेट सिलेक्टेड बाय अ स्पेसिफिक कंपनी तो आपको वो H1B कैटेगरी में वीज़ा मिलने ही वाला है. सो उसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हो. राइट. सही R&D, सही कैटेगरी, वेयर टू अप्लाई विथ ट्रांसपेरेंसी होना हर चीज़ में वो ज़रूरी है. राइट. So sir, it was great to have you on this show. Very insightful, and thanks a lot for coming on our podcast. Thank you very much for calling me on the podcast. Yeah. Thank you, sir.